तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब भी किसी कंडक्टर में से आपको करंट चलानी होगी, हमने ऑलरेडी सीख लिया कि यू मस्ट हैव पोटेंशियल डिफरेंस, यू मस्ट हैव कंडक्टिंग पाथ एंड योर पाथ मस्ट बी क्लोज्ड। नाउ इस कंसेप्ट को अगर मैं आगे लेके चलूं, I've got a law known as Ohm's law। ठीक है, The law was given in 1827 by a German physicist जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओह। ठीक है, तो यह ऑलरेडी ओम्स लॉ को पूछा कि ना, लेकिन अगर मैं ओम्स लॉ की डेफिनेशन आपसे पूछूं तो आप बोलिए व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ? शाबाश। हाँ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बट रिमेंबर ये कंडीशन तभी जब remember when the physical conditions of the environment, say the temperature, the material of, say we have got a conductor, यहाँ पर हमारा एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ से L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से A है। ठीक है, if the dimensions, the temperature and the material of this conductor remains same, then according to John Simon Ohm, if you are increasing the potential difference across the ends of the conductor, जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, obvious सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एनर्जी सप्लाई करना, जितनी ज्यादा आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, remember this thing, it is directly proportional to the increase in the currents across the conductor, that is V, potential difference is directly proportional to current। मगर कंडीशन क्या है ना, शाबाश, subject to conditions that temperature, dimensions and the material। ठीक है, अगर ये तीन चीजें कांस्टेंट रहेगी तब मैं कह सकता हूं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, नाउ इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, शाबाश, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हियर इज R। ठीक, एंड व्हाट इज दिस R? शाबाश, अच्छा, रेजिस्टेंस। What is resistance? शाबाश, it is the opposition to the flow of current। कल मैं कह रहा था आपको, इलेक्ट्रॉन जब चल रहे होते हैं they will continuously collide with the kernels and other electrons, जिसकी वजह से they will continuously lose energy in the form of heat। ठीक, हीट एनर्जी लूज कर, लेकिन उसके बाद अपने पोटेंशियल डिफरेंस और अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, ये अगेन गेन करेगा एनर्जी, अगेन लूज करेगा एनर्जी, यानी कि इसका चलना, इलेक्ट्रॉन का चलना स्मूथ प्रोसेस नहीं। तो ये स्मूथनेस को हिंडर किया जा रहा है बाय एन अपोजिशन एंड दैट अपोजिशन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं तिरछुका से माना व्हिच इंप्लाइज, शाबाश, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V by I, अच्छा कि ना? तो मैं मानते आखिर इफ आई इंक्रीज करंट, रेजिस्टेंस को क्या होगा? कम होगी, है ना? एंड इफ आई इंक्रीज वोल्टेज, रेजिस्टेंस को क्या होगा? हाँ, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, है ना? आपका दिमाग खराब हो गया है। Resistance is the constant of proportionality। It doesn't depend on the voltage. It doesn't depend on the current flowing through the conductor. यह है material spinning property। Resistance जो है ना, ये वोल्टेज और करंट पे, अरे ये तो constant of proportionality है, ये वोल्टेज is directly proportional to current। समझे तरह? तो रेजिस्टेंस जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, शाबाश, यानी कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द करंट और यू आर डिक्रीजिंग द करंट, यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज और यू आर डिक्रीजिंग द वोल्टेज, रिमेंबर रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट रहेगी, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है कि ना? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज थिंग्स, इट डजंट डिपेंड ऑन द वोल्टेज एंड द करंट। देखो यहां से अगर आपने करंट इंक्रीज की, ओम्स लॉ ना हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड रेजिस्टेंस ना वापस कांस्टेंट। अगर आपने करंट डिक्रीज की, वोल्टेज भी कम हो जाएगा, इसकी वजह से रेजिस्टेंस ओवरऑल अगेन इट विल रिमेन कांस्टेंट। सर फिर किस पे डिपेंड करता है? सो रिमेंबर बेटा, ये रेजिस्टेंस है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। वन इज द डायमेंशन ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है, एंड द अदर थिंग जिस चीज पे डिपेंड करता है दैट इज द टेम्परेचर।
ठीक है, इंडिविजुअली विल स्टडी बोथ, विल स्टडी द डिपेंडेंस ऑन द डायमेंशंस ऑन द टेम्परेचर एज वेल, बट उसके लिए पहले हम समझ लेंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस आता कहां से है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू वी बाय, नाउ मुझे बताओ वोल्टेज का यूनिट क्या है, इट इज वोल्ट डिवाइड बाय शाबाश करंट का कल हमने सीखा था एम्पियर, ठीक है, देयरफॉर दिस वोल्ट बाय एम्पियर इज कॉल्ड एज ओम, यानी कि द रेजिस्टेंस हैज अ यूनिट ऑफ ओम। 1 ओम कब होगी रेजिस्टेंस, फिर शाबाश जब 1 वोल्ट ऑफ करंट flows causes a current of 1 ampere to flow through the conductor, and we'll say that the resistance of the conductor is 1 ohm. That is, it is 1 ohm will be the resistance when 1 voltage of potential difference is applied, ठीक, and shabash it produces a current of 1 ampere across the conductor. Clear था कि ना, ठीक है कि नहीं, जरा यहां देखो, इस रिलेशन को मैं आगे लिख रहा हूं। अब क्या है, V इज इक्वल टू शाबाश I इंटू, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस मैंने कहा इट इज अ फंक्शन ऑफ डायमेंशन, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये आगे चल के हम थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं। इफ यू कंपेयर दिस वोल्टेज विद करंट ऑन अ ग्राफ, अब क्या दिख रहा है शाबाश, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, y is equal to shabash m x, यानी कि the slope of, because it is a direct proportionality, it represents a straight line, yeah, and the slope of this graph will be r. Remember this thing, जो कंडक्टर वोल्टेज अप्लाई करने के बाद करंट को इस तरह से इंक्रीज कराएगा, जिस कंडक्टर में वोल्टेज और करंट का ग्राफ ऐसा आएगा, those conductors are called as shabash ohmic conductors or linear conductors. कैच पढ़ा क्या, ठीक है कि ना, there are conductors शाबाश, वो क्या करते हैं, हाँ, उनमें करंट इंक्रीज होती है as per the linear relationship between current and voltage, and जब उनका ग्राफ लीनियर आएगा हम उनको ohmic conductors और linear conductors कहते हैं, ठीक है, but there is a different class of conductors as well जिनमें लीनियर पैटर्न ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट नहीं आएगा, ठीक है, से फॉर एग्जांपल करंट ऐसे आ रही है वोल्टेज के साथ, पहले कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्रीज, फिर थोड़ा लीनियरिटी, फिर कुछ और, ठीक है, या कुछ ग्राफ्स होते हैं जिनमें करंट और वोल्टेज के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच अगर आप ग्राफ देंगे तो कुछ ऐसे आता है, ठीक है, तो जनरली यहां पर कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे कंडक्टर्स जिनमें ये सब चीजें होगी, जिनमें करंट और वोल्टेज लीनियर रिलेशनशिप, शाबाश तिवन क्या बना, दे आर कॉल्ड एज नॉन ओमिक कंडक्टर्स, या ठीक है, और नॉन लीनियर कंडक्टर्स, क्लियर। सो लेकिन एक चीज याद रखना, ओम्स लॉ जो है, ठीक, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इज द स्लोप ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, V equal to IR defines resistance, it lets you know what resistance is, but Ohm's law, it is not a generalized law, कहीं पर फॉलो हो रहा है, कहीं पर फॉलो नहीं हो रहा है, बट हमेशा एक चीज डिफाइन करेगा, it will definitely define resistance, it will always give you resistance, मगर कहीं पर ओबे होगा V by I, कहीं पर ओबे नहीं होगा, ठीक है, and that is why this is an empirical relationship, क्या है, ठीक है, empirical relationship, it shows you, पता है आपको, ये modified form of Ohm's law, actually जो हमने रिलेशनशिप दी थी उसने कांस्टेंट्स इस्तेमाल किए थे जो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंट हो रहे थे, ठीक है, A B उसने X उसने इस्तेमाल करूँ, बट ओवरऑल फिर मॉडिफाई हुआ, एंड मॉडिफिकेशन के आपके पास जो लॉ है दैट्स द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ Ohm's law, बट बात वही, ठीक है, या क्लियर था कि ना, अच्छा, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की बात हम करना चाहेंगे, मैं बोलता हूं ये रेजिस्टेंस से दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, वी हैव गॉट द डायमेंशंस एंड वी हैव गॉट द टेम्परेचर, ठीक है,
आगे चल के इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा कि इंशाल्लाह जब मैं आपको ड्रिफ्ट, वेलोसिटी ऑफ और करंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाऊंगा तो मींस कैसे डायरेक्ट क्लियर कि रेजिस्टेंस की फिर से डायमेंशन पे डिपेंड करा, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कैसे करता है वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो विद द डायमेंशंस फर्स्ट। डिपेंडेंस ऑन डायमेंशंस। अच्छा, नॉन ओमिक कंडक्टर की एग्जांपल कोई बता सकता है? बेस्ट एग्जांपल आपके सामने होगी, पढ़ा है, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन करूं फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ याद है? करंट ऐसे इंक्रीज हो रही थी। रिवर्स बायसिंग का ग्राफ याद है? ऐसे में माशी लीनियर, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लोप, डिफरेंट रेजिस्टेंस, दिस कॉल्ड एज डायनेमिक रेजिस्टेंस। कैसे सुना? डायनेमिक। समझ गए? कंटीन्यूअसली चेंजिंग रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो अच्छा स्टैटिक रेजिस्टेंस। कैसे सुना? समझ गए कि नहीं? अच्छा, नाउ इसे पर रेक्टिफायर भी यही करता है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड्स, रेक्टिफायर्स, थर्मिस्टर्स, थर्मोआयनिक वाल्व्स, दे आर ऑल नॉन-ओमिक कंडक्टर्स। ठीक? ओके। Now, first of all, I'll discuss the case of dependence of resistance on dimensions. Now, dimensions की बात अगर करें, हमने देखा that the resistance of a conductor is directly proportional, शाबाश, to the length of the conductor. Say we have got a conductor, ठीक है, इसकी length L है, ठीक, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। Then we have found that resistance is directly proportional to the length of the conductor. जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा। सीधी बात है, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन्स फेसिंग, है कि नहीं? अब जब लेंथ ज्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है आपका इलेक्ट्रॉन जो है इसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, वी हैव फाउंड दैट रेजिस्टेंस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जितना ज्यादा आपका ये एरिया होगा, जितना ज्यादा ये होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? देखो सीधी सी बात है, जब रास्ता कम विड्थ का होता है और एक बाईपास की बात हम करेंगे, रेजिस्टेंस काय आहे ज्यादा? कोचल, क्योंकि तुमची विड्थ कम रेजिस्टेंस ज्यादा, ट्रैफिक जैम ज्यादा। लेकिन इथे जो बाईपास पर छुपा ताची फ्री फ्लो, डिस्टेंस ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है, एरिया ज्यादा है। समझ गए कि नहीं? देयरफॉर हम जितना एरिया बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस क्या यूज है। If you combine the two expressions, you'll see that resistance जो है it is directly proportional to L upon A, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप ये भी याद रखें, अगर constant of proportionality लगाने की कोशिश करूंगा, that is rho L by A. What is this rho? शाबाश, हाँ, rho is called as शाबाश resistivity, क्या सुना? और you call this as specific resistance, क्या बोलते हैं? ठीक है ना? You call this as specific resistance or resistivity. कहा मैंने में specific resistance या resistivity किस पे डिपेंड करती? दर्शक से बना which implies, मैं बोल सकता हूँ rho is equal to AR by L. बना मैंने, if I increase the area, अगर मैं इस एरिया को बढ़ाऊंगा रेजिस्टिविटी को क्या होगा? शाबाश। If I increase the area, what will happen to resistivity? बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? ये you should have very constant of proportionality. इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। It is independent of size, shape of the conductor. ठीक है? हाँ, ये डिपेंड किस पे करता है? It is only a function of the material of the conductor. किसकी? ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल कुछ। बिकॉज आप देखें यहां से कुछ तरीके पान है समझ, रेजिस्टिविटी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। रो इज इक्वल टू ए आर बाय एल, ए आर बाय एल। नाउ इफ मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसका एरिया 1 है यूनिट स्क्वायर, ठीक, और मेरे पास उसकी लेंथ जो है वो 1 यूनिट है, ठीक है, तो तेल क्या रेजिस्टिविटी क्या निकलेगी? शाबाश, विच इंप्लाइज, हाँ, रेजिस्टिविटी कितना आएगा? हाँ,
ये आएगा ना 1, मतलब ये आएगा R. So what is resistivity? शाबाश. It is the resistance, nothing else. Resistance offered by a conductor जिसकी लेंथ 1 यूनिट और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि आप रेजिस्टिविटी डिफाइन करते हैं एक यूनिट क्रॉस सेक्शन के लिए, छुपा कर हम ना एक यूनिट वॉल्यूम के लिए, समझे तो ना. एक यूनिट वॉल्यूम हर किसी मटेरियल का सेम होगा ना. मुझे हर ब्रिक बहुत बड़ी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें फिर भी रेजिस्टिविटी की बात उस एक यूनिट के लिए करनी. अब कितनी बड़ी ब्रिक हो, रेजिस्टिविटी वही एक यूनिट की बात करेंगे ना. ये समझे तो ना. ठीक है. तो ओवरऑल शुरू ना रेजिस्टिविटी इट इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल. ये लेंथ, एरिया, साइज, डायमेंशंस में फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर है. अब हमें याद रखना है कि रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस. इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर whose length is 1 unit and area of cross section is 1 unit square. क्लियर अच्छा. और ठीक है कि नहीं. अच्छा चलो मैं वन यूनिट्स क्या समझते हैं रेजिस्टिविटी. शाबाश. रो की यूनिट्स क्या आएंगे. इट इज AR by L. AR हुआ एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. रेजिस्टेंस का भी हमने बोला ओम है. लेंथ का मीटर आएगा, तो मीटर और 1 मीटर चला गया, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स दे आर ओम मीटर. चलिए अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि रेजिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी कि वेक्टर क्वांटिटी. शाबाश. हाँ, हमने कभी बोला भाई इस मटेरियल की कितनी रेजिस्टेंस है. आपने किसी को कहा है 2 ओम अलोंग नॉर्थ. कभी नहीं बोलते. यानी कि जब भी हम किसी भी चीज की रेजिस्टेंस बोलते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बना. देयरफॉर रिमेंबर रेजिस्टेंस जो है किसी भी मटेरियल की इज अ स्केलर क्वांटिटी. इज ए वेक्टर क्वांटिटी. यानी कि अगर वेक्टर ऐसे तिरछा एक्स डायरेक्शन में बेस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम ये चीजें नहीं करते. हम हमेशा रेजिस्टेंस को एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, और रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस करता है. ठीक है. कोई मुझे इसके डायमेंशंस देगा रेजिस्टेंस के पहले, फिर रेजिस्टिविटी के. तो अब व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का छु बराबर. शाबाश. V by I. वोल्टेज क्या है. वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस. हमने एक चीज ऑलरेडी पढ़ा है, भवन होता है. हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था. पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. याद अच्छा. वोल्टेज के यूनिट्स जो है इट इज नथिंग बट वर्क बाय चार्ज के यूनिट्स इनटू करंट. ठीक है. तो मुझे बताओ चार्ज जो है ना, चार्ज कल हमने पढ़ा करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. पूरा. तो चार्ज के बदले करंट इनटू टाइम लिखेंगे ना, तो करंट इनटू टाइम लिख के आएगा वर्क या डिवाइड बाय आएगा ना करंट इनटू टाइम. इसका मतलब I स्क्वायर इनटू टी. यही है कितना करंट के चार्ज के बदले I इनटू टी लिखा, और I तो ऑलरेडी है. यानी कि मुझे करंट की यूनिट्स क्या है, एम्पियर. सोचना मगर फंडामेंटल A स्क्वायर बहुत है, T इक्वल टाइम इनवर्स. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क एनीवन. शाबाश. M L स्क्वायर T minus 2 A raised पर
-2 और t रेज़ पर -1, यही है ना? क्या वर्क है ना एनर्जी ml² t -2 ml, हाँ, तो ये कितना आएगा ml² t -3 a -2. These are the dimensions for resistance. કેટલા તેલની રેઝિસ્ટિવિટી क्या છે? रेजिस्टिविटी के डायमेंशंस बताओ. रेजिस्टेंस इनटू मीटर, आ गया ना ml3 t -3 a -2. क्लियर छा? तो प्लीज रेजिस्टिविटी गछ हमेश अकिस यूनिट क्रॉस सेक्शन दी यूनिट लेंथ खतर डिफाइन करो. तो रेजिस्टेंस छ ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक छा? रेजिस्टेंस छ वोल्टेज ते करंट पे डिपेंड करान के, रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस और टेंपरेचर पे डिपेंड करती. और पहला केस हमने लिया है डायमेंशंस का, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन लिखे. A conductor of length L and area of cross section small a. A conductor of length L and area of cross section small a and area of cross section is stretched to n times its original length. ठीक है? या ठीक छा? सवाल छो the new resistance of the conductor is शाबाश. मुझे बताओ नई रेजिस्टेंस होगी कितनी? ओरिजिनल रेजिस्टेंस कैपिटल R, न्यू रेजिस्टेंस R डैश. बताओ. If the original resistance was R, what is the new resistance of it? शाबाश. जरा करो. एक्सप्रेशन छोड़ा थे ऑलरेडी. शाबाश. तो कितनी आ रही है? नहीं, n टाइम्स ज्यादा है ना? बहुत सही जगह. These expressions are not valid when you are stretching a wire. ठीक है? देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट रिमेंबर ये लेंथ एक पर्टिकुलर कंडक्टर की फिक्स्ड है, ठीक? उसके बाद अगर आप इसी लेंथ को आप खींच रहे हो, आपने लेंथ इंक्रीज की मगर तब आपने एरिया घटाया ना. खींच समझता जैसे च्युइंगम है ना, च्युइंगम उसको खींचते हो वो तो बढ़ जाती है लेकिन पतली भी हो रही होती है.
यानी कि अगर से उसको कॉन्सेप्ट निवान लेंथ गई इंक्रीज चल n टाइम्स द लेंथ गई प्रॉब्लम बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द इफेक्ट ऑफ द एरिया। अलबत्ता अगर आपके पास एक वायर है लेंथ l की और आपने इसको एक और वायर इसी मटेरियल की लेंथ l की जोड़ दी n टाइम्स, then the concept valid because you are not changing the area that time। तो समझे तरह जब जब आपने रेजिस्टेंस की बात की इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट आई एम टेलिंग यू लेंथ इंक्रीज करने के दो तरीके। आख तरीक जो आपने इसको स्ट्रेच किया, लेकिन स्ट्रेच करने के वक्त क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो तब कम हो जाता है बच्चा, और तब आपको उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लेंथ इस तरह से इंक्रीज की ऑलरेडी एल 2 टाइम्स एल 3 टाइम्स एल 4 टाइम्स एल 5 टाइम्स n टाइम्स एल, लेकिन आप जोड़ रहे हो इसी मटेरियल के वायर को कंटिन्यूअसली, देन शी कांसेप्ट वैलिड बिकॉज तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा होगा फिर? शाबाश, तो एरिया कम होगा। इसमें एरिया कम हो रहा बिकॉज एक ही वायर को स्ट्रेच किया गया है कि नहीं। तेल था क्या जब जब स्ट्रेचिंग होती है एक चीज कंजर्व रहती है एंड दैट इज वॉल्यूम। क्या रोजान कंजर्व समझी तरह ये गो अगर आपके पास ऑलरेडी ये चीज इसका वॉल्यूम है कुछ भी, जब मैं इसको खींचूंगा एरिया कम हो गया लेंथ बढ़ गई, ओवरऑल नेक्स्ट नई चीज जो बनी उसका भी वॉल्यूम वी ही होगा कि नहीं? यानी कि इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विल से दैट बिकॉज सिंस द वायर इज बीइंग स्ट्रेच्ड आई कैन से दैट शाबाश वॉल्यूम इनिशियल इट इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। ऐसे कितना, बट व्हाट इज द वॉल्यूम इनिशियली? एरिया इनटू लेंथ। बट लेट फॉर अस आई एम टेलिंग यू कि इनिशियल एरिया ए रख देंगे, ठीक, और इनिशियल लेंथ एल रख देंगे, कोई मसला तो नहीं है। लेकिन मेवानदन से आग का जब आपने इसको खींचा फाइनल वॉल्यूम भी इतना ही आना चाहिए, मगर एरिया क्या है इसमें सुमा इस ए वो कुछ डिफरेंट होगा वो से ए डैश, मगर लेंथ नहीं और है ना n टाइम्स एल। समझी तरह यानी कि इसने एरिया को लेंथ को एन एल क्लियर समझ गए कि नहीं? तो मुझे बताओ एल और एल कैंसिल हो जाएगा व्हिच इंप्लाइज बाहर का ए डैश कर ए डैश कितना आएगा? हाँ इट विल बी ए डिवाइडेड बाय क्लियर यानी कि एरिया को n टाइम्स डिक्रीज क्लियर तरह वो समझ आ रहा है कि नहीं? प्लस तेल वन रेजिस्टेंस का बराबर ना हो, रेजिस्टेंस हमें पता है शाबाश इनिशियल रेजिस्टेंस ओरिजिनल आर सो ऐसा रो एल बाय ए यही होता। लेकिन अब नई रेजिस्टेंस ढूंढनी है ना, नई रेजिस्टेंस क्या है? आर डैश। सो क्या है स्लावन रो तो रो ही रहेगा, ये मटेरियल सेम रहा, लेंथ वो तो n टाइम्स एल लिखना ए डैश, मगर a के बदले a डैश लिखना है ना, a डैश क्या है? a बाय n। समझी तरह? तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस आर डैश विल बी इक्वल टू रो एल बाय ए इनटू n स्क्वायर। वो क्लियर है? दैट्स व्हिच इंप्लाइज मैं यहां पे आता हूं व्हिच इंप्लाइज शाबाश क्या बोल रहे हो फिर? आर डैश इट इज इक्वल टू ये तो आर है ओरिजिनल रेजिस्टेंस फिर से n स्क्वायर टाइम्स आर। ऐसा कुछ बहुत गलती करे अगर n टाइम्स लिख लो n स्क्वायर टाइम्स, यानी कि आप रेजिस्टेंस आपने लेंथ को n टाइम्स किया, रेजिस्टेंस गैस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज। वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है मुझे घर से हीटर वुचमुत तो हीटर एवं जो कॉइल्स ना दजान अच्छा मतलब मम्मी क्या करा ज्यादातर बिकॉज तुझको ना आसान अवेलेबल नौ तार हमने कर रखी सो बिचार से पानी आके करा स्ट्रेच सो स्ट्रेच करा एक ही वायर स्ट्रेच करती है और जोड़ देती है। तो जो पता इसी वन से नए सर से ना सुबह स्टार्ट करा तो जो ज्यादा गरम आसान ज्यादा वजूल गसान प्लेट क्यों? रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज समझे तरह रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होने की वजह से एनॉर्मस हीट प्रोड्यूस होगी, जूल्स ऑफ हीटिंग। क्लियर अच्छा कितना ठीक है कि नहीं? दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इंक्रीज यू हैव स्ट्रेच्ड द वायर n टाइम्स। ठीक है एक और प्रॉब्लम करेंगे
ठीक है। एक और क्वेश्चन, it is rather it is one of the cases. Now tell me if the area of a wire changes m times. मुझे क्या लेंथ चेंज m टाइम्स होगी ना, अभी लेंथ को हमने n टाइम्स इंक्रीज किया, यानी कि अब मैं बोलूंगा ऐसे, अब मैं ये कहूंगा जो जबान पहला वाला केस था, इफ लेंथ वाज मेड n टाइम्स l, ये करो। अब हम करेंगे नई चीज, अब मैं एरिया को m टाइम्स ओरिजिनल एरिया कर दूंगा। क्या करूंगा, एरिया को मैंने m टाइम्स इंक्रीज किया। इंक्रीज कैसे हो सकता है, परेशान मत हो जाओ, ये ऑलरेडी एरिया क्रॉस सेक्शन, मैं इसको कंप्रेस करूंगा, ये कैसे मोट, या मैंने इसको खींचा, वो भी m टाइम्स इंक्रीज हो गया ना, तब इसको m इंक्रीज फ्रैक्शन होगा 1/3 टाइम्स न्यू एरिया, 1/2 टाइम्स न्यू एरिया। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन लिखिए, इफ द एरिया ऑफ द वायर चेंजेस m टाइम्स द न्यू रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी। शाबाश, इसी कंसेप्ट को आप और सही मानेंगे। ठीक है, m टाइम्स, देखो ये आपकी वायर, ठीक है, ये एक ही वायर को आप कर रहे हो, लेकिन इन्हें मैं हुकरक चौन बे मटीरियल जोड़ पे या चोट मटीरियल स्ट्रेच तक ना इसकी लेंथ कम होगी ना इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन जब आपने इसको m टाइम्स एक ही को इंक्रीज किया, कैसे, बल्ज करके, कंप्रेस करके, ठीक है, ये मोटा हो जाएगा एरिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब इंक्रीज होगा तो तब आप देख लें नया इफेक्ट रेजिस्टेंस का क्या होगा। अगेन यू हैव टू कंजर्व द वॉल्यूम, ना, तो आप मुझे बताओ, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, a इंटू एल, फाइनल वॉल्यूम क्या है, शाबाश, इट इज a डैश इंटू एल डैश, तो a इंटू एल विल बी इक्वल टू a डैश के बदले ma इंटू एल डैश हमें निकालना है ना, इसमें पता लेंथ क्या होगा, विच इंप्लाइज, शाबाश, a इंटू एल डिवाइड बाय ma इज इक्वल टू एल डैश, और आई कैन से दैट एल डैश इट इज इक्वल टू एल अपॉन m। ठीक है, so ask questions with this. The area of a wire, the new area of the wire is 3 times the original area. The new area of the wire is 1/2 times the original. तो 1/2 पूरा m है, समझ गए कि नहीं। तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस का बराबर ओरिजिनल रो एलॉय which implies r dash कितना होगा फिर, रो l dash by a dash होगा कि नहीं। मैं मुझे बताओ फिर, शाबाश, which implies हाँ r dash will be equal to रो l dash के बदले l by m, a dash के बदले m a। ठीक है, रो l by a ना ओरिजिनल रेजिस्टेंस, so it is r dash gives out r divided by m square। समझी जरा, हाँ, स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर का यानी कि छु करना कम ही चेंज m टाइम्स एरियास में, मगर रेजिस्टेंस गछ वारिया टाइम्स डिक्रीज अगर चे आशत एरिया इंक्रीज करूं, अगर चे एरिया आशत डिक्रीज करूं तेल गछ रेजिस्टेंस वारिया टाइम्स, यानी कि तेल तो इनॉर्मस चेंज, अगर लीनियर चेंज 2 टाइम्स किया उसको भी 2 टाइम्स नहीं, ऐसा नहीं होगा यार, यहाँ होगा अगर 2 टाइम्स गछ 4 टाइम्स। हाँ हाँ ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो, ये कर तो पाने। अब वायर्स जनरली सर्कुलर होती है ना, सवाल है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वायर, if the radius of a circular wire increases alpha times, ठीक है, ठीक है, then the new resistance offered by the wire is, then the new resistance offered by the wire is dash
dash if its original resistance was R. Talabain, shabash. Original resistance is R. Alpha times. अरे कंसेप्ट यही है ना कि आपने जरूरत होंगे रेडियस चेंज, मगर ये एक ही पीस ऑफ वायर आपने नया ना लाया ना इससे आपने कुछ छीना। यार इन केसेस में हमेशा वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। अदरवाइज जब आप जोड़ रहे हो कोई चीज या आप काट रहे हो तब वॉल्यूम कम और ज्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन वाले केसेस में, सब केसेस में वॉल्यूम जो है इशू तक कंजर्व करो, जब करो इस वक्त। देखो सवाल, वॉल्यूम इनिशियली अच्छा अगेन इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। व्हाट वाज द इनिशियल वॉल्यूम? शाबाश, एरिया इनटू लेंथ होता ना। फाइनल वॉल्यूम एरिया डैश इनटू एल डैश होता। मगर इशू क्रॉस, मैंने इसमें लिखा है इट इज अ सर्कुलर वायर, तो सर्कुलर वायर का एरिया कितना होता? पाई आर स्क्वायर। छासम चलो सिलवान एरिया लिखा होता है पाई आर स्क्वायर इनटू एल, कितना आएगा फिर? ए डैश, सो क्या थे पाई, मगर वहां ही आर स्क्वायर, ये बोल रहे हैं अल्फा टाइम्स। वो कह रहा है कि नहीं, यानी कि रेडियस अब आर नहीं है, अब अल्फा आर है, अल्फा आर स्क्वायर, समझ गए ना, इनटू एल डैश। अच्छा एल डैश वाला पाई एंड पाई विल गो, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल गो, व्हिच इंप्लाइज एल डैश विल बी इक्वल टू एल डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? अगर ये आ गया लेंथ की चेंज, तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस ओरिजिनल क्या थी? रेजिस्टेंस इट वाज रो एल बाय ए, है कि नहीं? अब क्या है? नाउ आर डैश विल बी इक्वल टू रो, या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, है ना लिखे? तो अब लिखते हैं रो एल डैश बाय पाई आर डैश स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है, तो बताओ आर डैश कितना आएगा? रो एल डैश आ रहा है एल बाय अल्फा स्क्वायर, है ना? आर डैश सोचना अल्फा आर स्क्वायर, है कि नहीं? आर डैश नई रेजिस्टेंस या नई रेडियस क्या अल्फा आर, तो अल्फा आर का स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है मैं कहता हूं पाई मैंने नहीं लिखा, पाई दिया ना साथ, तो ये आएगा रो एल बाय पाई, हाँ ये आ गया आर स्क्वायर इनटू, मैं लिखूं ऐसे 1 बाय अल्फा रेज़ टू 4, ठीक है। तो बताओ रो एल बाय पाई आर स्क्वायर 4, which implies शाबाश r dash is equal to it is r divided by alpha raised to 4। इसलिए से वनान मेहरबानी करें, प्लीज कीप एन आई, चेंज किस में आ रही है? वॉल्यूम की फुट कंजर्व का, ठीक है। सो दीज आर द 3 केसेस जहां पर आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ डायमेंशंस किया ना, चलिए न्यूमेरिकली करते हैं।
a wire of length 20 centimeters, a wire of length 20 centimeters is stretched up to 25 centimeters, is stretched up to, a wire of length 20 centimeters is stretched up to 25 centimeters. ठीक है? Find the fractional change in resistance. Find the fractional change in resistance. शाबाश, तलब करिए. शाबाश. तो हाँ बताओ क्या देखे कि इनिशियल लेंथ देखे ना, L1 है ना, जिस कितनी है 20 सेंटीमीटर्स. व्हाट अबाउट द न्यू लेंथ 25 सेंटीमीटर्स. ठीक है. अब सवाल ये है कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस. नाउ सी, फ्रैक्शनल चेंज निकालने के लिए पहले आपको फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए. ठीक है. नाउ सी, फाइनल रेजिस्टेंस, नाउ लेंथ इज बीन इंक्रीज्ड, है ना, मगर हाउ मेनी टाइम्स वो हमें नहीं पता. वो कैसे निकालेंगे? हाउ मेनी टाइम्स? हम विल टेक द रेशियो L2 by L1. हमने अभी कहा था if the length of a conductor is changed n times original length, n क्या है? n ना L2 divided by L1, वही होना है n. समझे तरह, न्यू लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, वही होगी ना n. तो मुझे बताओ L2 by L1 यहां पे कितना आएगा 25 by 20. दैट विल बी 5 से अगर करेंगे 5 और 5 4. ठीक है? ठीक है कि नहीं? नाउ टेल मी व्हाट वन थिंग, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस किसके बराबर है असल में? फ्रैक्शनल चेंज का सम बराबर वाई से रिमेंबर इट्स चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस. ठीक है? फ्रैक्शनल चेंज जब भी किसी भी क्वांटिटी की निकालनी हो, यू कैलकुलेट द चेंज, असल चेंज इका ओरिजिनल चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस. You get change in resistance. Divide by, you go, imagine this way. Final minus initial divided by initial. This is fractional change. ठीक है? तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं. That is equal to final resistance का था सम बराबर when ये ना वो वाला केस when the length of the wire is increased n times. तो अगर final resistance निकालनी हो, हमें पता है ना that is n square times L या n square times R. पढ़ाना अभी और पूरा कितना माइनस R इनिशियल तो R ही है. ठीक. डिवाइड बाय R. तो विशु अक्षर R काट दें. क्यों? ये R ऊपर कॉमन आ जाता और वो नीचे वाले के साथ काट जाता. तो क्या बचो है n क्यों गए n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1. तो ये क्या आएगा? हमें क्या करना है इसलिए अब n स्क्वायर माइनस 1, सुनो, which implies शाबाश fractional change in resistance is equal to n square, that is 5 by 4 whole square, हाँ, minus 1. ठीक है. तो ये कितना आ रहा है? आ रहा है 25 by 16 minus 1. ये आ रहा है 25 minus 16 divided by 16. ये कितना आ रहा है? 4. 9 by 16. 6 मान. So 9 by 16 is the fractional change in resistance. कभी कभी आपको percentage fractional change पूछते हैं. क्या एक्सप्रेशन? जब percentage fractional change होगी, याद रखोगे multiply this by 100. Clear? ठीक है कितना? So fractional change थोड़ा समझ के पढ़ करना. आपको हमेशा n, m और अल्फा निकालने की कोशिश करनी है. ठीक है?
जिस भी टाइप का प्रॉब्लम होगी तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कौन सा वाला केस है, इसने एरिया चेंज किया है, इसने लेंथ चेंज की है कि इसने रेडियस चेंज किया, ठीक है। उसके बाद आपको रिलेशनशिप्स पता है, n स्क्वायर छा m स्क्वायर छा कि न अल्फा चॉइस इस्तेमाल करूं, एंड देयरफॉर उसके बाद आप न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, किसी को इशू तो नहीं? ठीक है, चलो आई विल स्टॉप हियर। पगा इंशाल्लाह डिपेंडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सी कि रेजिस्टेंस आई, ठीक है, एंड देन वी विल गो विद द टेंपरेचर चेंजेस। क्लियर? आई विल स्टॉप हियर।